अब बड़ा सवाल यह है कि लोगों के लिए आखिर कोई भी रिश्ता उनके जीवन से भी बड़ा कैसे हो जाता है। इस सवाल को लेकर वर्ष 2018 में एक शोध हुआ था जिसमें पता चला कि भारत का समाज पिछले 2 दशकों में बहुत बदल चुका है। आपने भी महसूस किया होगा, आज से 20 साल पहले ये सब समस्याएं नहीं थी जो आज है। समाज और समय लगातार बदल रहा है और अब जिस तरह के रिश्ते हम अपने आसपास देखते हैं वैसे रिश्ते पहले नहीं हुआ करते थे। पिछली पीढ़ी के जो लोग हैं वो मानेंगे कि ऐसे रिश्ते पहले नहीं होते थे। पहले हमारा समाज शादी से पहले 2 लोगों के रिश्तों को स्वीकार नहीं करता था, जिसकी वजह से लोगों में एक डर भी रहता था और समाज की चिंता भी होती थी। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी में यह डर और यह चिंता समाप्त हो चुकी है। हमारा समाज अब खुल रहा है। इससे भी बड़ी बात यह कि आजकल के युवा अपने रिलेशनशिप्स को सोशल मीडिया के चश्मे से ज्यादा देखते हैं और सोशल मीडिया की वजह से वो हमेशा दबाव में भी रहते हैं। एक डेटिंग ऐप द्वारा कराए गए एक सर्वे के मुताबिक भारत के युवा आज जब किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो वो इस रिश्ते में सबसे पहले अपने सोशल मीडिया का रिलेशनशिप स्टेटस बदलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब कंपैटिबिलिटी और प्यार को भी अलग अलग ऐप्स के जरिए मापने की कोशिश होती है। तो सोचिए, जब आप प्यार ढूंढने के लिए किसी डेटिंग ऐप पर जाते हैं तो क्या होगा। जब आप किसी रिश्ते में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आप अपने सोशल मीडिया के स्टेटस को बदलकर पूरी दुनिया को बताते हैं कि मैं किस तरह के रिलेशनशिप में हूं। और ज्यादातर जो रिलेशनशिप्स हैं अब सोशल मीडिया पर ही शुरू होते हैं, यानी बिना मिले ही रिलेशनशिप्स रिश्ते बन जाते हैं। और इसीलिए वो रिश्ते वैसे ही होते हैं जैसे आज के जमाने का इंटरनेट होता है या जैसे आज के जमाने का सोशल मीडिया होता है। रिश्ते भी वैसे ही हैं। इस समय इंटरनेट पर 200 से ज्यादा वेबसाइट्स और 120 से ज्यादा मोबाइल ऐप्स ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि किसी रिश्ते में 2 लोगों के बीच कितना प्यार है। यानी आजकल प्यार भी ऐप्स के जरिए चेक किया जाता है। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या यह है कि आजकल के बच्चों की अपने माता पिता के साथ ज्यादा बातचीत नहीं होती और यह दूरी उन्हें कई बार गलत रास्ते पर बहुत दूर तक ले जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अब रिलेशनशिप्स में धोखेबाजी इसलिए बढ़ गई क्योंकि अब ज्यादातर रिश्तों में प्यार नहीं होता और जैसा हमने आपको बताया, सारे रिश्ते सोशल मीडिया पर आधारित होते हैं। ज्यादातर रिश्ते इंटरनेट पर आधारित होते हैं और उनकी बुनियाद भी वैसी ही होती है जैसी इंटरनेट की होती है। यहां हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं और उसके जरिए भी मैं इस बोर्ड की मदद लूंगा। क्या आपको पता है कि हमारे देश में हत्या से ज्यादा आत्महत्या की घटनाएं होती हैं? यह भारत का नक्शा इस समय आपके सामने है और इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के लगभग सभी राज्यों में जितनी हत्याएं नहीं हो रही उससे कहीं ज्यादा लोग आत्महत्या करके अपनी जान दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हमारे देश की सारी सरकारों का जोर इन हत्याओं को रोकने पर है। देखिए, आज मैंने आपके लिए पूरे भारत को इसमें निकाल कर रखा है। 2021 में ये भारत की आत्महत्याएं हैं और ये 2021 में भारत की हत्याएं हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं कि अंतर कितना है। जैसे मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में हत्याएं हुई हैं अगर आप देखेंगे 2034, लेकिन मध्य प्रदेश में आत्महत्याएं हुई हैं 14,965, लगभग 15,000 आत्महत्याएं हुई हैं। इसी तरह अगर आप बिहार में देखेंगे आत्महत्याएं हैं 827, पश्चिम बंगाल में आत्महत्याएं हैं 13,500 और पश्चिम बंगाल में हत्याएं हैं 1,884। यानी कहने का मतलब यह है यहां कि हमारे देश में हत्याओं से भी ज्यादा आत्महत्या हो रही है। बड़ी बात यह है कि हमारे देश की सारी सरकारों का जोर इन हत्याओं को रोकने पर तो है, जिसके लिए पुलिस से लेकर तमाम एजेंसियां और कानून और अदालतें हमारे देश में हैं, लेकिन आत्महत्याओं को रोकने के लिए ऐसी कोई संगठित व्यवस्था हमारे यहां नहीं है। लेकिन अब केंद्र सरकार एक योजना लेकर आने वाली है जो कि बिल्कुल नई तरह का एक्सपेरिमेंट है, जो नए तरह का प्रयोग है, जिसका नाम है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी। इसके तहत आत्महत्या के मामलों में 10% तक कमी लाने की कोशिश की जाएगी और सरकार ने यह लक्ष्य वर्ष 2030 तक के लिए निर्धारित किया है, यानी 8 साल के अंदर अब से लेकर। इसके तहत अगले 3 वर्षों में हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जाएगी जो इस पॉलिसी की मॉनिटरिंग करेगी और देश के हर हिस्से में
सरकार की इस पॉलिसी को लागू किया जाएगा। इसके अलावा सरकार अगले 5 वर्षों में देश के सभी जिलों में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाएगी, जिसमें मानसिक रूप से बीमार लोगों की मदद की जाएगी। और बड़ी बात यह है कि अगले 8 वर्षों में इस मुद्दे को स्कूलों के सिलेबस में शामिल किया जाएगा, जिससे हर बच्चा प्राइमरी एजुकेशन के दौरान ही आत्महत्या से कैसे बचना है उसके उपाय जान सकेगा। पिछले 30 वर्षों में भारत में आत्महत्या के मामले 43% बढ़े हैं और एक रिपोर्ट कहती है कि आत्महत्या करने वाले लोगों में 98% लोग मानसिक बीमारियों से पीड़ित होते हैं। इसलिए कई एनजीओज और निजी संस्थाएं इन बीमारियों को पहचान करके इनके इलाज में मदद पहुंचाने का काम कर रही हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने आत्महत्या की कोशिश की थी, लेकिन अब ये लोग मानते हैं कि उस समय उन्होंने गलत फैसला लिया और इसलिए आज इन लोगों का अनुभव भी आपको जानना चाहिए। देखिए, बड़ी बात यह है कि जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो कई बार ऐसे पल आते हैं जब आपका आत्महत्या करने का मन करता है या आपको ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ समाप्त हो जाना चाहिए। उस समय अगर कोई आपको संभाल ले, उस समय अगर कोई आपको सही राय दे दे तो वो जान बच सकती है। बड़ी बात देखिए ये है, आज जब हम तुनिशा के बारे में बात कर रहे थे तो तुनिशा के बारे में हम अखबारों में पढ़ रहे थे लगातार, और हर अखबार में ये लिखा था। उसके दोस्त, उसके साथ काम करने वाले जो लोग हैं वो लगातार ये बात कर रहे थे कि तुनिशा डिप्रेशन में थी, 1 साल से तुनिशा परेशान थी। जब ये सब कुछ हो रहा था तो लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश क्यों नहीं की, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए आज आपको उन लोगों का अनुभव हम दिखा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी ना कभी आत्महत्या करने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा झगड़े होने के बाद एक रिलेशनशिप से जब मैं बाहर आया तो मतलब अपने आप को सोशली आइसोलेट जैसा मैंने कर लिया था। सुसाइडल थॉट्स भी आते थे, लेकिन फिर जो काउंसलर थे उनसे काफ़ी लंबे समय तक बात करने के बाद काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ। अब मतलब चीज़ों को आगे की तरफ मैं देख रहा हूँ। मेरे एक बहुत ही क्लोज वन की डेथ हो गई कोविड के टाइम पर, एंड उस समय मेरे लिए कोप करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आने लग गए, बट जो साइकोलॉजिस्ट थे उस हेल्पलाइन पे वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। उन्होंने मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाया एंड धीरे धीरे करके मैं थोड़ा ओपन अप हुई। आदमी जब जिंदगी से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो आदमी को लगता है कि उसका इस दुनिया से चले जाना ही अच्छा है। कोई संभालने वाला नहीं है, कुछ काउंसलिंग नहीं है। सरकार को बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स को दूर दराज जगह पे भेजे, वहां पे लोग अपने आप को की फीलिंग्स और इमोशंस को वेंट आउट कर पाए। जब तक वो नहीं होता तब भी बहुत मुश्किल रहता है। आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। पिछले 50 वर्षों में दुनिया भर में आत्महत्या की 60% घटनाएं बढ़ी हैं। मतलब जो वृद्धि है वो 60% है। और इस मामले में जापान में एक दिलचस्प पहल की गई। जापान में अब टॉयलेट पेपर्स के जरिए युवाओं को आत्महत्या करने से रोका जा रहा है। कैसे, देखिए, वहां अब टॉयलेट पेपर पर मानसिक रूप से बीमार युवाओं के लिए अलग अलग संदेश छापे जाते हैं और इसके लिए ही इसमें हेल्पलाइन नंबर्स भी लिखा होता है, जिसमें जहां पर कॉल करके डिप्रेशन से पीड़ित कोई भी व्यक्ति मदद ले सकता है। तो ये तस्वीरें देखिए, टॉयलेट पेपर ही हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है कि अगर किसी को जरूरत हो, कोई डिप्रेशन में हो, कोई आत्महत्या करने के बारे में सोच भी रहा है, तो वो ऐसी जगहों पर इन हेल्पलाइन नंबर्स पर बात कर सकता है। और इसीलिए आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुनिशा का जो मामला है उसे आप एक केस स्टडी समझिए और सोचिए कि क्या तुनिशा को बचाया जा सकता था। सबसे बड़ी बात जो दुख पहुंचाती है वो ये कि सबको पता था कि तुनिशा पिछले 1 साल से डिप्रेशन में है। पिछले साल उसने एक अखबार में इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने खुद कहा कि वो डिप्रेशन में है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो हमारी सरकार ने, ना किसी एनजीओ ने, ना किसी परिवार के सदस्य ने, ना उसके किसी दोस्त ने इस बात को गंभीरता से लेने की कोशिश की कि अगर वो डिप्रेशन में है तो हो सकता है आगे चलकर वो आत्महत्या करने की कोशिश करे। और किसी ने भी उसके अकेलेपन को दूर करने की कोशिश नहीं की। अगर उसे ठीक समय पर काउंसलिंग मिल जाती तो शायद तुनिशा अपने इस फैसले को बदल लेती। यहां पर यह बहुत बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो परिवार ये देखे
कि परिवार का कोई सदस्य इस तरह के डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा है। उसके दोस्तों को सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि उनके बीच में कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो ऐसे डिप्रेशन में जा रहा है। और वो कैसी मानसिक स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति एक रिश्ते को अपने जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण मानने लगता है, एक दूसरे व्यक्ति को अपनी जान से ज्यादा महत्व देने लगता है, एक ऐसे रिश्ते को अपने करियर से ज्यादा महत्व देने लगता है और फिर सोचता है कि अगर ये रिश्ता नहीं रहा, अगर ये व्यक्ति मेरी जिंदगी में नहीं रहा तो हम भी जान दे देंगे। अब सोचिए कितना ये एक तरीके से इस जान को कैसे उन्होंने एक तरीके से एक पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। और जैसा हमने आपको शुरू में कहा था, कोई भी एक्टर आता है वो यही सोचकर आता है कि उसे जीवन में कभी ना कभी किसी फिल्म में लीड रोल मिलेगा, किसी सीरियल में लीड रोल मिलेगा और उसके बहुत सारे सपने होते हैं। और जब ये हो जाता है तब ये लोग क्या करते हैं तो आपने यहां पर देख लिया। इसलिए ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे हर परिवार को अपने सदस्यों के साथ, खासतौर पर युवाओं के साथ जरूर उठाना चाहिए। आज आप बैठे अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो आपको जरूर खाना खाते वक्त इस बात पर जरूर चर्चा करनी चाहिए अपने घर में या अपने परिवार में या आपके दोस्तों के बीच में कि कोई भी रिश्ता इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप उसके लिए अपनी जान दे दें। इसे हमें रोकना ही होगा। और अब धीरे धीरे सरकारें दुनिया भर की इस बात को समझ रही हैं और इसीलिए आपने देखा भारत में भी अब नए कदम उठाए जा रहे हैं, दुनिया भर की सरकारें भी नए कदम उठा रही हैं ताकि वो लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रख सकें और उन पर नजर भी रख सकें कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो आत्महत्या के बारे में सोच रहा है। तो एक टूल किट की आपको आवश्यकता है और वो टूल किट आपको मिलेगा आपके परिवार से, आपके दोस्तों से, वो टूल किट आपको मिलेगा साइकोलॉजिस्ट से। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारी जगहें फेल हो रही हैं तो आपको एक काउंसलिंग लेनी चाहिए। और अगर ये लड़की ब्रेकअप के बाद एक काउंसलिंग ले लेती किसी से तो ये समझ जाती कि इस ब्रेकअप के बाद भी जीवन बहुत बड़ा है, इसका करियर बहुत बड़ा है और आगे चलकर उसे न जाने कितने और बड़े बड़े किरदार और बड़े बड़े रोल्स करने को मिलते और वो न जाने कितनी और ज्यादा सफलता हासिल करती। लेकिन ये सब कुछ बीच में रुक गया और उस लड़के का भी करियर खराब हो गया। लड़की आज इस दुनिया में नहीं है और लड़का पुलिस हिरासत में है। बहुत ही दुखद अंत है ये दो युवाओं का।